आती है हमारे पास आई मूवमेंट, ठीक है, इसको आप एनाटमी में भी पढ़ेंगे और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि सबसे पहले से मैं बताया था कि आई मूवमेंट कराने के लिए हमारे पास कितने तरह के आई के मसल्स होते हैं। रेक्टस भी होते हैं, ऑब्लिक भी होते हैं। 4 रेक्टस मसल होते हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल एंड लेटरल रेक्टस मसल, और 2 और सुपीरियर और इन्फीरियर ऑब्लिक मसल्स होते हैं। एनाटमी में वैसे आप इसकी डिटेल पढ़ लेंगे। जो सुपीरियर रेक्टस होता है वो आंख को जो है वो अपवर्ड देखने में हेल्प करता है, जो इन्फीरियर होता है वो नीचे देखने में हेल्प करता है। मीडियल वाला ज़ाहिर है नीजल मीडियल साइड पे देखने में हेल्प करता है, और लेटरल वाला लेटरल साइड पे, ठीक है। ये जो सुपीरियर और इन्फीरियर ऑब्लिक होते हैं ओवरऑल ये रोटेटरी मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, और दूसरा ये इन्वर्सली हमारे पास जो रेक्टस मसल होते हैं उनको असिस्ट करते हैं। जो इन्फीरियर वाला होता है ना, ये सुपीरियर रेक्टस मसल को अपवर्ड देखने में असिस्ट कर रहा होता है, जबकि जो इन्फीरियर जैसा कि डाउनवर्ड देखने में हेल्प मतलब इन्वॉल्व है, तो ये इन्फीरियर को हमारे पास डाउनवर्ड देखने में असिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये आप एनाटमी में डिटेल में पढ़ लेंगे, यहाँ पे आप बेशक इसको ज़्यादा फोकस ना करें, सिर्फ इतना याद रखेंगे हमारे पास सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल और लेटरल रेक्टस मसल्स हैं, और सुपीरियर और इन्फीरियर ऑब्लिक है। उसके बाद इनकी नर्व सप्लाई की बात की हुई है, तो 3 मेन नर्व सप्लाईज हैं जिनको सप्लाई करती हैं। इसको नर्व सप्लाई को याद करने के लिए आप एक फार्मूले की मदद से याद रख लें, SO4, ठीक है, SO4 का मतलब है सुपीरियर ऑब्लिक को 4th क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। साथ ही आप याद रखें LR3, क्या याद रखेंगे, LR3 यानी लेटरल रेक्टस को 3rd क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। 3 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 6 आता है, ठीक है। यानी लेटरल रेक्टस को कौन सप्लाई करती है, 6 क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, और बाकी जितने के बच गए हैं ना उनको 3rd क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। उनको कौन सप्लाई करती है, 3rd क्रेनियल नर्व। तो टोटल हमारे पास 3rd क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी इन मसल को, 4th क्रेनियल नर्व करेगी और 6 क्रेनियल नर्व करेगी, ठीक है। 4 क्रेनियल नर्व कौन से मसल को सप्लाई करेगी, ओनली सुपीरियर ऑब्लिक को, और 6 क्रेनियल नर्व किसको सप्लाई करेगी, ओनली लेटरल रेक्टस को। बाकी जो मेरे पास इन्फीरियर ऑब्लिक है और बाकी तीनों रेक्टस है ना, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस, उनको कौन सप्लाई करेगी, 3rd क्रेनियल नर्व। ये यहाँ चार्ट की फॉर्म में आपको बताया हुआ है। उसके बाद अब हम मूवमेंट्स की बात करते हैं। तो आई की जो सबसे पहली मूवमेंट हमने डिस्कस करनी है वो है फिक्सेशन मूवमेंट। अब फिक्सेशन मूवमेंट आगे 2 तरह की इसमें क्लासिफिकेशन है, वॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट और इनवॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट। वॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट और इनवॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट। वॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट को अनलॉकिंग मूवमेंट्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों है, जैसे कि मैं ऑलरेडी कहीं पे देख रही हूँ, ठीक है, और बंदा कोई मुझे कह रहा है या टीचर मेरा कह रहा है कि यहाँ बोर्ड पे देखो, तो मैं जिस जगह पे पहले देख रही थी वहाँ से मैं अपनी आईज़ को अनलॉक करूँगी, ठीक है, अनलॉक करूँगी, और अब मैं कहाँ देखना शुरू करूँगी, बोर्ड की तरफ। लेकिन अब मुझे क्या पता कि वो क्या कह रही है, किस पॉइंट पे देखो। तो अगर वो कह रही है यहाँ देखो, तो एकदम से ना विदिन सेकंड में पहले वो पॉइंट ढूंढूंगी कि जिस पॉइंट पे मुझे देखने का कहा जा रहा है, ठीक है, मैं उस पॉइंट को, फॉर एग्जाम्पल ये वो पॉइंट है जिस पे मुझे देखने का कहा जा रहा है, तो ये पॉइंट जो मैंने ढूंढा वो मैंने वॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट के अंडर आता है। वॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट में ये आता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से आईज को अनलॉक करना और जिस तरफ देखने का कहा गया हो उस तरफ उस पॉइंट को ढूंढना। जब आपने उस पॉइंट को ढूंढ लिया तो इनवॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट्स आपको क्या कराएंगी कि अब आपकी आंख को उस पॉइंट पे जहां आपको देखने का कहा गया है उसके ऊपर लॉक कर देंगी, फिक्स कर देंगे। अब आप वहां देखना शुरू हो गए हैं, ठीक है। पहले आप कहीं और देख रहे थे, फिर आपको कहा गया इधर देखो, पहले आपने नजर उधर घुमाई कि कहाँ देखूं, वो पॉइंट ढूंढा जहां देखना है, और फिर विदिन सेकंड आप उस जगह पे देखना शुरू हो गए हैं। आपने अपनी आंखों को वहां फिक्स कर लिया है, अपनी आंखों को वहां लॉक कर लिया है। तो ये लॉकिंग मूवमेंट है, और ये हमारे पास क्या है, अनलॉकिंग मूवमेंट्स हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होता है। जब हमें कोई कहता है इधर देखो, तो हम अपनी मर्जी से अपनी आंख को रोटेट करते हैं और वहां पे वो जगह ढूंढते हैं अपनी मर्जी से, अगर हम चाहें तो ना देखें, ठीक है। तो ये वॉलंटरी होती है, और जब एक दफ़ा वो पॉइंट ढूंढ लिया जहां पे देखने को कहा गया है, तो आंखों को फिक्स करने के लिए, लॉक करने के लिए इनवॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट्स होती हैं। अगली चीज़ जो वो हमें बताना चाह रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो वॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास फ्रंटल कॉर्टेक्स हमने पढ़ा था, प्री मोटर एरिया, फ्रंटल कॉर्टेक्स में यहाँ पे फ्रंटल आई फील्ड होती है। फ्रंटल आई फील्ड वॉलंटरी फिक्सेशन और अनलॉकिंग मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही है। अगर दोनों साइड्स पे ये जो फ्रंटल आई फील्ड वाला एरिया है ये डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है बायलेटरली, तो हम अपनी आइज़ को अनलॉक नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अगर मैं ऑलरेडी एक जगह पे देख रही हूँ और कोई बंदा मुझे कहेगा इधर देखो, तो मैं एकदम अपनी आंखों को यहाँ से अनलॉक करके उधर नहीं देख सकूंगी, बल्कि क्या करूंगी, पहले अपनी आंखों के आगे हाथ रख दूंगी और फिर अपने फेस को उधर रोटेट करूंगी, हाथ को उठाऊंगी, तो फिर मे बी मैं उस जगह पे फोकस करूं। तो अगर ये डैमेज हो जाएगा तो जो वॉलंटरी अनलॉकिंग है ना हमारे पास वो नहीं हो सकेगी, ठीक है। फिर इसके बारे में बता रहा है कि इसका जो कंट्रोल एरिया है या इसको जो इनवॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट को जो कंट्रोल करता है वो कौन है, तो वो हमारे पास सेकेंडरी विजुअल एरिया है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीपिटल लोब में, वो इस इनवॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर ये एरिया बायलेटरली डैमेज हो जाता है तो आंखों को लॉक करने में, आंखों को फिक्स करने में बड़ा मसला होगा। अब अगर हम किसी को कहेंगे इधर देखो, तो वो इधर तो देख लेगा, लेकिन जब हम उसे कहते हैं कि इस पॉइंट पे देखो, तो वो अपनी आंखों को इस पॉइंट पे फिक्स नहीं करेगा, बल्कि उसकी आंखें आगे पीछे मूव करेंगी, एक जगह पे फिक्स नहीं हो सकेंगी, तो लॉक करने में इसको मसला होगा, ठीक है। तो लॉकिंग और अनलॉकिंग वाली बात आपको समझ आ रही है। डेली प्रैक्टिस में भी आप देख सकते हैं, जब कोई कहता है इधर देखो, देखने के बाद हम अपनी आंखों को वहाँ जमा लेते हैं
फिक्स कर लेते हैं। तो देखने में ये इन्वॉल्व है और वहाँ पे आंखों को फिक्स करने में, लॉक करने में, जमाने में ये इन्वॉल्व है। अब एक और चीज़ आगे वो बता रहा है कि ये जो हमारे पास फिक्सेशन मूवमेंट हुई है ना इनवॉलेंट्री, यानी कि जब इमेज क्या हो रही है, आपने इमेज पे फोकस कर लिया और फॉर एग्जांपल ये आपका रेटना है और रेटना के ऊपर जो है वो इमेज क्या हो रही है, फिक्स हो रही है, ठीक है। ये रेटना और रेटना के ऊपर इमेज फिक्स हो गई है, तो ये इमेज वहाँ पे लॉक हुई है, फिक्स हुई है। इसके अंदर सुपीरियर कॉलिकुलाई भी इन्वॉल्व होता है इस इनवॉलेंट्री मूवमेंट में, इस इनवॉलेंट्री फिक्सेशन में, लॉकिंग में सुपीरियर कॉलिकुलस भी इन्वॉल्व है। सुपीरियर कॉलिकुलस 3 चीज़ें करता है, ठीक है। एक तो हमारी जो आई के ऑक्यूलर मसल्स हैं उनकी ट्रेमुलस कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है, ठीक है, उनमें ट्रेमुलस कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है, जिसकी वजह से जो इमेज है जो बना हुआ है फोविया सेंट्रलिस पे वो थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, ठीक है। फिर हमारी आई बॉल की थोड़ी सी ड्रिफ्टिंग होती है कंटिन्यूसली। आप एक खुली आंख के साथ एक जगह पे कितनी देर तक देख सकते हैं, थोड़ी सी तो आपकी आंख आगे पीछे होती है, ड्रिफ्टिंग होती है। ड्रिफ्टिंग की वजह से भी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर फोविया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये फोविया, ठीक है, सारे का सारा समझ लो फोविया है, इमेज बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन हमारे पास ट्रेमुलस मूवमेंट की वजह से भी ये इमेज थोड़ी बैक एंड फोर्थ हो रही थी और ड्रिफ्टिंग मूवमेंट की वजह से भी ये इमेज क्या होती है, एंड की तरफ जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे ही ड्रिफ्टिंग की वजह से इमेज जो है फोविया से एंड वाले आउटर एजेस पे पहुंचती है, तो फिर क्या होता है, हमारी फ्लिकिंग मूवमेंट, हमारी आंख चिपकती है। जैसे ही हमारी ऐसे आंख चिपकती है तो फॉरन से ये जो इमेज एजेस की तरफ जाती है, इसे वापस बैक कर दिया जाता है टुवर्ड द सेंटर रीजन ऑफ फोविया और इमेज हमारे फोकस में रहती है। आप खुद भी करके देख सकते हैं, जब आप कॉन्स्टेंटली एक चीज़ को देख रहे हैं, आप उसको 2 मिनट या 1 मिनट या 3 मिनट के लिए बगैर आंख चिपकाए देखेंगे और फिर आप देखेंगे कि वो इमेज ब्लर होना शुरू हो जाएगी, आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली नेचुरली जब आप बैठे हुए किसी चीज़ को देख रहे हैं तो आप देखेंगे विद इन कुछ सेकंड्स के आपकी आंख, जैसे ही वो इमेज आउटर एजेस की तरफ जाती है, आंख ऑटोमेटिकली फ्लिक करती है, झिपकती है और इमेज दोबारा कहाँ आ जाती है, फोविया पे, और इमेज आपके फोकस में रहती है। और ये फोकस किसकी वजह से मेंटेन हुआ है, सुपीरियर कॉलिकुलस की वजह से। अगर सुपीरियर कॉलिकुलस डैमेज हो जाएगा तो ये जो इमेज है वो आपके फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो लॉकिंग मूवमेंट है इसमें सुपीरियर कॉलिकुलस हेल्प कर रहा है। कैसे, ट्रेमुलस कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ओक्यूलर मसल की, जो इमेज को बैक एंड फोर्थ मूव करा रहे हैं। उसके अलावा ड्रिफ्टिंग हो रही है जो उसको एज की तरफ लेके जाती है, और जैसे ही एज की तरफ जाती है फ्लिकिंग मूवमेंट जनरेट होती है जो इस इमेज को दोबारा फोविया पे ले आते हैं और इमेज हमारे फोकस में रहती है। तो ये तो हमारे पास बात होगी किसकी, फिक्सेशन मूवमेंट की। नेक्स्ट तरह की जो मूवमेंट्स है ना हमारे पास, वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हमारे पास बात कर रहे हैं स्टैटिक मूवमेंट की। स्टैटिक मूवमेंट क्या होती है, जब आप गाड़ी में बैठे हुए, ठीक है, और बाय जो है वो बहुत सारे विजुअल इमेजेस हैं या विजुअल सीन्स हैं जो आपकी आंख से आगे आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम आपकी आंख को इतना ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी पड़ती। मतलब मूवमेंट जो हमारे पास इनवॉलेंट्री मूवमेंट थी ना, मतलब आंख को एक सीन से पहले देखेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे सीन की तरफ, तो ऐसा नहीं करना पड़ता, बल्कि ऑटोमेटिकली वो सीन्स जो है वो गुजर रहे होते हैं और आपकी आई जो है वो उनके ऊपर फोकस कर रही होती है। इनको स्केट्स बोलते हैं और ऐसी मूवमेंट को स्टैटिक मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन ये स्टैटिक मूवमेंट जो है ये हमारा जो विजुअल कॉर्टेक्स है ना वो इनहिबिट हुआ होता है, सारी चीज़ें हमें याद नहीं होती। हम रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देख के आ जाते हैं, तो 3 दिन बाद कोई पूछता है फलां जगह पे वो ऐसी दुकान थी, देखी थी, हम कहते हैं नहीं मुझे याद नहीं है। क्यों याद नहीं है, क्योंकि विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो उस टाइम इनहिबिट हुआ होता है और हमारी वो मतलब मेमोरी में स्टोर नहीं हो रही होती, लेकिन आंख से आगे आगे गुजर रही होती है, तो हमारी आंख का उनके ऊपर फोकस जरूर होता है। तो ऐसी मूवमेंट को स्टैटिक मूवमेंट कहते हैं। रीडिंग में भी यही स्टैटिक मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती है। रीडिंग में ऐसा तो नहीं होता कि विजुअल इमेज आगे आगे गुजर रहा हो, लेकिन वर्ड्स लिखे हुए होते हैं और हमारी आंखें कुछ इस तरह से ट्रेन होती हैं कि पहले हम इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर देखते जाते हैं और अपनी मर्जी की या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें से गैदर कर लेते हैं। और कुछ इस तरह की ही मूवमेंट्स होती हैं जब आप किसी भी जगह पे किसी भी ड्राइंग को या किसी पेंटिंग को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास कौन सी होगी, स्टैटिक मूवमेंट के जब विजुअल सीन या रीडिंग या कुछ भी आपकी आंख के आगे हो और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या आ जाती है, परस्यूट मूवमेंट। परस्यूट मूवमेंट बड़ी मतलब मजे की है। परस्यूट मूवमेंट के बारे में वो बता रहा है, कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो कोई गेम हम खेल रहे हैं, ठीक है। उस गेम में ना बहुत तेज किसी चीज़ की मूवमेंट है, तो हम कहते हैं यार मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं एकदम आउट हो गया। 2 बार 3 बार 4 बार आप देखते हैं तो फिर वो पैटर्न ना बिल्कुल आपकी आंखों में सेट हो जाता है और फिर आप बिल्कुल स्मूथली उस चीज़ को मतलब पूरे के पूरे सीन को पूरी, चाहे वो इस तरह की मूवमेंट है चाहे इस तरह की मूवमेंट है, आप उस पूरी मूवमेंट को बड़ा ईजिली ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि वो सारे का सारा सीन जो है वो आपके रेटिना के ऊपर छप जाता है और आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होती वो गेम खेलने में, वो पैटर्न फॉलो करने में। तो इन मूवमेंट्स को कि जिनमें आपका जो पूरा पैटर्न है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, चाहे वो आपकी आंख के ऊपर या रेटिना के ऊपर छप जाता है और फिर आपको उसे प्रिसेप्ट करने में आसानी होती है, तो ऐसी मूवमेंट को हम परस्यूट मूवमेंट बोलते हैं। परस्यूट मूवमेंट के बाद दोबारा से उसने सुपीरियर कॉलिकुलर का रोल बताया हुआ, वो बता रहा है कि हमारे पास अगर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स डैमेज हो भी जाता है, तो अगर हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस इंटैक्ट है, इस टाइम भी अगर बहुत तेज़ रोशनी हो या बहुत तेज़